साइंस के चैप्टर्स देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि हम खुद ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, लेकिन हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। उन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो यानी कि बहुत छोटे, या फिर माइक्रोब्स भी कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स एक ही चीज़ है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। कई बार आपने रेनी सीजन में देखा होगा, आपकी जो ब्रेड होती है, मॉइस्ट ब्रेड, वो ख़राब हो जाती है और उस पर ग्रेइश पैचेस आ जाते हैं। वो माइक्रोब्स की ही वजह से होता है। वो कैसे होता है इस चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे। इसमें 2 एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिसमें कहा गया है आप मॉइस्ट सॉइल को फील्ड में से लीजिए, उसे बीकर में डालिए और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। उस पानी को जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे कुछ टाइम के बाद, तो आपको उसमें क्या दिखेगा? तो डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। इसीलिए तो ये एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है। दूसरी एक्टिविटी में कहा गया है कि आप कुछ ड्रॉप्स वाटर की लीजिए एक पॉन्ड से, उसको भी ऑब्जर्व कीजिए। तो अल्टीमेटली इन एक्टिविटीज़ का एम है आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जो होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं साइज में कि उनको हम अपनी आइज से, नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जैसे कि फंगस जो ब्रेड पे उगती है। अब हम सीधा मेन बात पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। इसमें आते हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। तो ये जो मेन 4 ग्रुप्स हैं, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। वायरसेस अगर रिप्रोड्यूस करें तो वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि वायरसेस किसी होस्ट या किसी पर्सन जिसको इन्फेक्ट करना है उसके अंदर चले जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया के अंदर जाएं, प्लांट के अंदर जाएं, एनिमल के अंदर जाएं, कोई भी होस्ट हो सकता है, उसी के अंदर जाके वो रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ वायरसेस का एग्जाम्पल यहाँ पे है कि कॉमन एलिमेंट्स जैसे कि कोल्ड हो जाना, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू हो जाना, या फिर कफ जो होती है वो वायरसेस की वजह से होती है, जिसे कहते हैं कई बार डॉक्टर्स आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है। फिर उसके बाद पोलियो वायरस से होता है, चिकन पॉक्स भी एक वायरस से होता है। तो ये सारी डिजीजेस वायरसेस से होती हैं। डिजीजेज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया, ये जो दोनों डिजीजेस हैं ये प्रोटोजोआ से होती हैं, इन्हें प्रोटोजोअल इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन जो टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस है ये बैक्टीरिया से होते हैं, इसीलिए इनको बैक्टीरियल डिजीजेस कहते हैं। तो हमने सब देख लिए, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिया गया है, सब पिक्चर्स दी गई हैं बैक्टीरिया की, एल्गी की, प्रोटोजोआ की, वायरसेस की। तो यहाँ पर आपको देखना है, सबसे पहले पिक्चर है बैक्टीरिया की जो माइक्रोस्कोप से देख के यहाँ पे लगाई गई है। फिर उसके बाद है एल्गी के एग्जाम्पल्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, अमीबा, पैरामीशियम। फिर लास्ट में है फंगी। फंगी में आता है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है, और एस्परगिलस। फिर लास्ट में जो पिक्चर दी गई है वो है वायरसेस की, जो सबसे यूनिक लग रही होगी आपको। इसकी डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, यानी कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और कुछ एल्गी, और कभी कभी मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सिंगल सेल्ड यानी कि 1 सेल के बने हुए, मल्टी सेलुलर यानी कि मोर देन 1 सेल। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, चाहे वो आइस कोल्ड हो, हॉट हो, डेजर्ट हो, मार्शी लैंड हो। मार्शी यानी कि जहाँ पे मिट्टी चिकनी हो, गीली हो। तो ये हर जगह रहते हैं। कभी ये एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर रहते हैं, कभी ह्यूमंस के अंदर रहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी सर्वाइव करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स फ्रीली रहते हैं। तो अल्टीमेटली एज सच कोई उनके पर्टिकुलर जगह नहीं है रहने की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, इसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारा क्या रिलेशन है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत फ्रेंडली होते हैं और ह्यूमंस के बहुत काम आते हैं, इसलिए हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे लिए कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम एजेस से अल्कोहल प्रोड्यूस करने में भी यूज़ कर रहे हैं। इनको हम एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। कैसे? जो भी हमारे घर में, किचन में वेजिटेबल पील्स होती हैं, एनिमल्स का जो बाहर वेस्ट होता है, उसकी फीकस होती है, वो सब जो होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि उनको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देते हैं, और वही डिकम्पोजर्स ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। तो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है वेस्टेज को भी यूटिलाइज़ करने में। और एग्रीकल्चर में ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था, लेकिन आगे जाके भी अभी बताऊंगी इसी चैप्टर में। फिर इसके बाद है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। आपने अपने घर में कर्ड यानी कि दही बनते हुए कई बार देखा होगा। हम जो मिल्क होता है, वार्म मिल्क, उसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड कर देते हैं, उससे क्या होता है, पूरी की पूरी कर्ड बन जाती है। तो ऐसा कौन सी चीज़ होती है जिससे कर्ड बनती है? वो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम।
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम का क्या काम है, वो कर्ड की फॉर्मेशन करता है। ये मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई कर लेता है और पूरे के पूरे दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया भी इसको कई चीज़ें बनाने में हेल्प करते हैं और भी, जैसे कि चीज़ हो गया, पिकल हो गए और बहुत सारे फूड आइटम्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है रवा यानी कि सूजी का, इडली का, भटूरा का, वो भी कर्ड है। तो यानी कि कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे इसमें भी हेल्प कर रहे हैं। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी गई है। इसमें कहा गया है 1/2 kg आप फ्लोर यानी कि आटा लीजिए, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर दीजिए। इसमें आप मैदा भी ले सकते हैं आटे की जगह। फिर उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए और उसमें फिर यीस्ट पाउडर और उसको गूंद के अच्छे से आटा बनाइए। 2 घंटे के बाद आप उसको फिर ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, राइस कर चुका होगा। अगर आप मैं आपको देसी भाषा में कहूँ तो आपने घर में अक्सर भटूरे का आटा तैयार होते देखा होगा, नहीं देखा है तो गो एंड आस्क योर मॉम टू शो यू दैट, क्योंकि ये यीस्ट जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो मैदा जो होगा वो राइस कर जाएगा, इसीलिए इस आटे से भटूरे बनाए जाते हैं। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऐसा क्यों होता है, मैदा कैसे रेज कर जाता है, वो फूला फूला कैसे हो जाता है। तो यीस्ट क्या करती है, जब रेस्पिरेशन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। ये जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये बबल्स प्रोड्यूस करती है CO2 के, जिसकी वजह से डो यानी कि आटे की वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो यीस्ट का इसी तरह से बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इसी तरह से ये ब्रेड बनाने में यूज़ होते हैं, पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम अल्कोहल, मैंने आपको बताया था, वाइन और एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर बनाने में भी यूज़ करते हैं। यीस्ट जो है अल्कोहल और वाइन बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस पर्पस के लिए यीस्ट को किसके साथ ग्रो किया जाता है, ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस, तो इसी से वाइन बनती है। इसके बाद एक और एक्टिविटी दी गई है कि आप 500 ml का एक बीकर लीजिए, उसे 3/4 तो पानी से ही भर दीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा शुगर डालिए और 1/2 स्पून ईस्ट पाउडर डालिए शुगर के अंदर। फिर उसको वार्म प्लेस पे कवर कर दीजिए 4-5 घंटे के लिए और उसके बाद आपको उसको स्मेल करना है। तो उस स्मेल को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं चाहे तो ये स्मेल किस चीज़ की है, ये जो स्मेल होती है ये अल्कोहल की होती है, क्योंकि शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है यीस्ट की वजह से। ये जो प्रोसेस है जिसमें शुगर कन्वर्ट हो रही है अल्कोहल में, इसी को कहते हैं फर्मेंटेशन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था, वो क्या था, लुई पैस्चर ने, यहाँ पे लिखा गया बॉक्स में। इसके बाद है मेडिसिनल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, कि जब हम इन चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, केक्स बना रहे हैं, वाइन बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, विनेगर बना रहे हैं, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिनल यूज़ क्या होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ ये है कि जो मेडिसिन्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही बनती हैं। ये जो मेडिसिन्स होती हैं, ये जो डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको या तो मार देती है या उनकी ग्रोथ को ही रोक देती है। इस तरह से इन मेडिसिन्स को हम जब एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं तो इनको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। तो आजकल क्या है, कई तरह के एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जा रहे हैं। इनको कैसे बनाते हैं हम, बैक्टीरिया से या फंगी से बनाया जाता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। तो ये सब जो है बहुत ही पॉपुलर एंटीबायोटिक्स है। सो ये कैसे होने लग गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम एंटीबायोटिक्स की तरह यूज़ करने लग गए। स्टोरी इस बॉक्स में दी गई है। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे एक डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया के कल्चर पे काम कर रहे थे और सडनली उन्होंने देखा कि उस पर ग्रीन मोल्ड के स्पोर्स आने लग गए, यानी कि फंगस आ रहा है। तो जब उन्होंने इस मोल्ड को उस पर उगते देखा तो उन्होंने देखा कि इस वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई है और कुछ टाइम के बाद तो बैक्टीरिया को इसने किल कर दिया। इसी मोल्ड से उन्होंने पेनिसिलिन को प्रिपेयर किया जो एंटीबायोटिक की तरह यूज़ की गई। तो पेनिसिलिन इसीलिए सबसे कॉमनली नोन एंटीबायोटिक है जो फंगी और बैक्टीरिया से बनाई जाती है। सो इसी तरह से एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स को हम एनिमल्स के इन्फेक्शन में, प्लांट्स के इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं उन्हें ठीक करने के लिए। इसके बाद है वैक्सीन। वैक्सीन एक पॉपुलर टर्म है, आपने कई बार सुना होगा बचपन में, आपको जब वैक्सीनेशन हुआ होगा या अभी भी कभी आपको कोई बड़ी डिजीज़ हुई हो तो आपको वैक्सीनेशन मिला होगा। जब भी कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब जो डिजीज़ कर सकता है हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। ये एंटीबॉडीज़ उसके साथ लड़ते हैं, उसको किल कर देते हैं, तो अल्टीमेटली हम ठीक हो जाते हैं। तो वैक्सीनेशन के केस में क्या होता है कि जब डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब्स को हम बॉडी में डाल देंगे, एक हेल्दी बॉडी में, उस वक्त बॉडी क्या करेगी,
जो भी इन्वेडिंग बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी। ये एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर ही रहेंगी जब तक कि उन्हें इन्फेक्शन से फाइट करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो याद रखती हैं किस तरह से इन्फेक्शन के साथ लड़ना है या बॉडी को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। तो कई सारी ऐसी डिजीज़ेज हैं जैसे कि कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, जिसमें हम वैक्सीनेशन से जिन्हें रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है कि वो हो ही ना, इसीलिए वैक्सीनेशन लेना चाहिए। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आता है, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को 1798 में। आपने अपने चाइल्डहुड में वैक्सीनेशन लिया होगा पोलियो के लिए, जो बहुत ही पॉपुलर है, पल्स पोलियो प्रोग्राम चला था हमारी गवर्नमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरियाज को हम सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में यूज़ करते हैं। प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट था, अगर आपने नहीं देखा है देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे की जाती है, बट मैं अभी यहाँ पे भी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। कुछ बैक्टीरियाज हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से। इससे क्या होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है और अल्टीमेटली हमारी फसल यानी कि क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इन दोनों पिक्चर्स में आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दिखाया गया है, साइनोबैक्टीरिया, जो माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले शॉर्ट में बताया था कि किस तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन करने में ये हेल्प करते हैं। इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, कहा गया है कि 2 पॉट्स लीजिए, दोनों को सॉइल ऐड कर दीजिए, दोनों में हाफ हाफ, फिर उसके बाद दोनों में ए और बी लिख दीजिए। ए में आप क्या ऐड करेंगे, प्लांट वेस्ट ऐड कर देंगे, और बी में आप पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स या फिर प्लास्टिक के टॉयज़ डाल देंगे। 3-4 हफ्ते बाद आपको देखना है उसमें क्या चेंजेस आए, तो क्या ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर आप चाहें तो प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। जो प्लांट वेस्ट होगा वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रोब्स की वजह से, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। अब लेकिन दूसरा पॉट में क्या होगा, दूसरे पॉट में क्योंकि पॉलीथीन थी, एम्प्टी ग्लास थे, ब्रोकन टॉयज़ थे प्लास्टिक के, तो माइक्रोब्स जो होंगे उन पे एक्ट ही नहीं कर पाएंगे और ना ही उनको मैन्योर बना पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि प्लास्टिक को बैन किया जाता है। गवर्नमेंट हमेशा इसके अगेंस्ट रहती है प्लास्टिक यूज़ के, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वो एक अलग ही टॉपिक है, बट येस ये होगा मेन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वर्क होगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स और समटाइम्स डेड एनिमल्स जो होते हैं उन पर माइक्रोब्स हमेशा एक्ट करते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या काम है, एक तरह से डिकम्पोजिशन का काम है, और ये डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं। नाउ वी विल सी अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब तक हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर लिए हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। सो सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या कहेंगे, पैथोजेंस। ये जो पैथोजेंस हैं हमारी बॉडी के अंदर एयर के थ्रू आ सकते हैं, वाटर के थ्रू आ सकते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसके थ्रू आ सकते हैं, या फिर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू, अगर वो हमारे ऊपर छींकता है तो इस वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी ऐसे एनिमल को जिसको इन्फेक्शन है उससे भी हमें हो सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारी बॉडी में किसी भी तरह से ट्रांसमिट कर सकते हैं। माइक्रोबियल डिजीजेज जो होते हैं जब एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को होते हैं थ्रू एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कॉन्टैक्ट, उनको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, जो हमें किसी और से होते हैं। सो कम्युनिकेबल डिजीजेज वो डिजीज होती हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाती हैं, चाहे वो एयर, वाटर या फूड या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो। सपोज एक पर्सन जब स्नीज करता है, कॉमन कोल्ड स्नीजेज हो जाती हैं, उसे छींकें आ रही होती हैं, तो छींक करते टाइम क्या होता है, कुछ फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं मॉइस्चर के, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होते हैं जो एयर में स्प्रेड कर जाते हैं। ये वायरस बॉडी के अंदर हेल्दी पर्सन के एंटर कर सकते हैं और उसको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा फेस को, मुंह को कवर करना चाहिए जब भी आप छींक रहे हो। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स हैं जो कैरियर का काम करते हैं डिजीज़ कॉज करने में, जैसे हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो एक मक्खी होती है वो क्या करती है, गार्बेज, गंदगी पे बैठती है, एनिमल के एक्सक्रीटा पे बैठती है। इससे क्या होता है, उनको पैथोजेंस लग जाते हैं जो गंदे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर वो हमारे अनकवर्ड फूड पे बैठ जाती है और पैथोजन को ट्रांसफ़र कर देती है। जो भी उस खाने को खाएगा ऑब्वियसली वो सिक हो जाएगा। इसीलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि खाने को हमेशा कवर्ड रखें, और आप बाहर ठेलों से जब खाना खाते हैं तो बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि वो ओपन होता है और उस पर भी गार्बेज की मक्खियाँ बैठ सकती हैं।
अनदर एग्जाम्पल है कैरियर का फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, जिससे क्या होता है कि ये जो मस्कीटो होता है पैरासाइट को कैरी करता है मलेरिया के, और जिसको भी ये काटता है तो उसको मलेरिया हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है फीमेल एडीज मस्कीटो, जो डेंगू वायरस का कैरियर है। तो ये दोनों आपको याद रहने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नीचे पिक्चर भी है कि कैसी दिखती है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। जितने भी मस्कीटोज होते हैं वो वाटर में ब्रीड करते हैं, इसीलिए जब भी म्यूनिसिपैलिटी वाले आते हैं रेनी सीजन में, जब डेंगू बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो वो यही एडवाइस करते हैं कि अगर आपके कूलर में पानी है जो अनकवर्ड है तो उसको चेंज करते रहिए फ्रीक्वेंटली, क्योंकि वो मस्कीटो जो होता है वो पानी में ही ब्रीड करता है। वाटर को एक जगह कलेक्ट नहीं रखना है, चाहे कूलर हो, टायर हो, फ्लावर पॉट हो, कहीं पे भी, और अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है ताकि मलेरिया या डेंगू ना फैले। इसके बाद एक टेबल दिया गया है जिसमें बताया गया है, सबसे पहला है ट्यूबरकुलोसिस डिजीजेस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस जो है एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो उसका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये याद रखिएगा। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। कैसे स्प्रेड करता है? एयर से। और उसके बाद मीजल्स एक वायरस से होता है जो है मीजल्स वायरस, ये भी एयर से स्प्रेड करता है या ट्रांसमिशन होता है इसका। चिकन पॉक्स वायरस से होता है और ये एयर या फिर फिजिकल कांटेक्ट से भी स्प्रेड हो सकता है। फिर फोर्थ है पोलियो। पोलियो एक ऐसा वायरस है जो एयर से या वाटर से स्प्रेड या ट्रांसमिट कर सकता है। इसके भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे कि पेशेंट को आइसोलेशन में रखा जाए, उसकी जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो दूसरों से दूर रखी जाए ताकि कोई कांटेक्ट में ना आए, और वैक्सीनेशन भी एक पर्टिकुलर एज पे अगर हो जाएगा तो इससे बचा जा सकता है। इसके बाद जो डिजीजेज हैं वो है कॉलेरा और टाइफाइड। दोनों की दोनों बैक्टीरिया से होती हैं। इनका जो ट्रांसमिशन है वो वाटर और फूड से हो सकता है। इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो है पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखें, सैनिटरी हैबिट्स अच्छी रखें, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाएं, बॉइल्ड वाटर पिएं और वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस ए पे आते हैं। हेपेटाइटिस ए एक हेपेटाइटिस वायरस से होता है और ये वाटर से ट्रांसमिट होता है। इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर है बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना है और इसमें भी वैक्सीनेशन है। लास्ट है मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली प्रोटोजोआ से होगा। ये मस्कीटो से ट्रांसमिट होता है। इसमें आपको क्या करना है, मस्कीटो नेट यूज़ कर सकते हैं, मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे यूज़ कर सकते हैं इंसेक्ट्स को मारने का और ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटो को कंट्रोल करने के लिए। फिर इसके बाद है डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमेशा की तरह। रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ह्यूमंस और प्लांट्स में ही नहीं डिजीज़ कॉज करते बल्कि एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर देते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से होती है। फुट एंड माउथ डिजीज़ जो कैटल को होती है वो भी एक वायरस से होती है। फिर उसके बाद है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स को डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज एप्पल और बाकी के। इससे क्या होता है, क्रॉप्स की यील्ड कम हो जाती है और उनको भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो पॉपुलर प्लांट डिजीजेज हैं वो है सबसे पहले सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो है वो बैक्टीरिया से होता है और एयर से ट्रांसमिट होता है। सेकंड है रस्ट ऑफ व्हीट, जो व्हीट की एक डिजीज़ है, ये फंगी से होती है, एयर और सीड से ट्रांसमिट होती है। थर्ड है येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी यानी कि ओकरा, ये वायरस से होती है और ये एक इंसेक्ट से ट्रांसमिट होती है। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को स्पॉइल कर देता है और उस फूड को हम कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड पे कई बार ग्रो करते हैं और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है खाने पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं। इससे खाना पॉइजनस हो जाता है और जो भी पर्सन उसको खाता है या तो सिवियरली इल हो जाता है या उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम खाने को ख़राब होने से हमेशा बचा के रखें। नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। फूड को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जब भी हम ब्रेड को अनयूज छोड़ देते हैं मॉइस्ट कंडीशंस में तो कुछ टाइम के बाद उस पर ग्रे कलर का फंगस ग्रो करने लग जाता है। इससे हमारा ब्रेड जो है वो ख़राब हो जाती है, उसमें से स्मेल आने लगती है। अब दूसरे इसमें एग्जांपल दिया गया है, पहेली कुछ मैंगोज़ लेकर आती है, उसे वो खा नहीं पाती है कुछ दिनों तक, तो वो मैंगोज़ ख़राब हो जाते हैं और उनमें से बदबू आती है। बट उसकी दादी जो मैंगो का पिकल डालती हैं वो ख़राब नहीं होता काफ़ी टाइम तक। तो पहेली कंफ्यूज हो जाती है, ऐसा क्यों है कि मेरे मैंगोज़ ख़राब हो गए। इसीलिए फूड प्रिजर्वेशन के बारे में हमें पढ़ना चाहिए कि फ़ूड को कैसे प्रिजर्व किया जाए लॉन्ग टाइम के लिए। सबसे पहले आता है केमिकल मेथड। सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स को सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है एज अ केमिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की
ग्रोथ को रोकते हैं। यानी कि नमक काफ़ी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकता है, इसीलिए वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। प्रिजर्वेटिव यानी खाने को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखना। इसीलिए हम सॉल्ट या एसिड प्रिजर्वेटिव्स को पिकल्स यानी कि अचार में डालते हैं, जिससे माइक्रोब्स उन पे एक्ट नहीं कर पाते और अचार जो है वो कई सालों तक सही रहता है, यानी कि एटलीस्ट कई महीनों तक तो ठीक रहता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सबसे कॉमन प्रिजर्वेटिव है। तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को आप याद रखिएगा, ये जैम्स कॉशस में यूज़ किया जाता है ताकि वो स्पॉइल ना हो। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट यानी कि नॉर्मल नमक से भी हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, जैसे कि मीट को या फिश को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो। इसमें यह भी लिखा है कि जो हमारा सॉल्ट है वो आंवला को प्रिजर्व करने में, कच्चे आम को या फिर इमली को भी प्रिजर्व करने में काम करता है। उसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी कि चीनी से हम कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। जैम, जेली और स्कॉशेस कभी ख़राब नहीं होते, बहुत टाइम तक प्रिजर्व्ड रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये शुगर की वजह से होता है। शुगर क्या करती है? मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता और फूड को स्पॉइल नहीं कर पाता। इसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर जो है वो भी अचार को ख़राब नहीं होने देता है, बिकॉज बैक्टीरिया जो है वो इस तरह के एनवायरनमेंट में नहीं सर्वाइव कर पाएगा। इसीलिए इस तरह से अचार को हम प्रिजर्व करते हैं और ऑयल भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। जब भी हम किसी चीज़ को फ्रिज में रखते हैं, कोल्ड टेम्परेचर पे रखते हैं, वो ख़राब नहीं होती है, काफ़ी टाइम तक टिकती है। उसी तरह से हीट को भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दूध को हम बॉईल करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। इसके बाद है पेस्चराइज्ड मिल्क। पेस्चराइज्ड मिल्क क्या होता है? एक तरीका है मिल्क को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने का। इसमें मिल्क को हम कैसे बॉईल करेंगे? पहले उसे 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक बॉईल करेंगे, उसके बाद सडनली उसको चिल कर देंगे और स्टोर कर देंगे। इस तरह से माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होगी। और ये जो मेथड है इसको लुईस पैस्चर ने डिस्कवर किया था। इसे कहते हैं पेस्चराइजेशन, जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है स्टोरेज एंड पैकिंग। ड्राई फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को कई बार हम सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में वो बेचे जाते हैं। इससे क्या होता है? माइक्रोब्स उस पर अटैक नहीं कर पाते। इस तरह की पैकिंग से भी फ़र्क पड़ता है। इसके बाद आता है बहुत अच्छा टॉपिक, जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरियम है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में रहता है। देखिए ये नीचे पिक्चर में बीन्स या पी, कोई भी आप मान सकते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट है। इसकी रूट्स में आपको नोड्यूल्स दिख रहे होंगे। इस नोड्यूल्स में रहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या काम करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन को देखिए यूटिलाइज करने के लिए इस फॉर्म में नहीं होती है कि प्लांट डायरेक्टली उसको ले पाए। नाइट्रोजन को फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको डेप्थ में अभी आप मत समझिए, इतना आपके लिए अभी इस लेवल पे सफिशिएंट है। नाइट्रोजन को फिक्स करने में ये हेल्प करता है। तो नाइट्रोजन इस फॉर्म में आ जाती है कि उसको प्लांट्स ले पाए सॉइल से। तो ये राइजोबियम को बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो इस तरह से नाइट्रोजन क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को अच्छा करता है। और नाइट्रोजन एज अ न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ऐसे सॉइल से ले सकता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% तो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट या कॉन्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं आप, जो प्रोटीन्स का पार्ट है, क्लोरोफिल का पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड्स और वाइटामिन्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि सबसे मेन इंग्रेडिएंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या फिर प्रोटीन का? तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्ट नहीं ले सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसीलिए कुछ ऐसा बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जो इस नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं एटमॉस्फेयर से लेके, और फिर वो ऐसे कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं जो ईजिली प्लांट्स ले पाएंगे। ये जो डायग्राम दिया है नाइट्रोजन साइकिल का, इसे ध्यान से देखिए, इससे आपको सारी की सारी जो बात है वो समझ आ जाएगी। सबसे ऊपर देखिए आप टॉप पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मैंने आपको कहा था एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो लाइटनिंग यानी कि जब बिजली कड़कती है उससे भी नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है, पहला स्टेप। और लाइटनिंग होने के बाद क्या होगा? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल यानी कि नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका है नाइट्रोजन को फिक्स करने का, बैक्टीरिया जो है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो इस नाइट्रोजन को फिक्स करता है। बैक्टीरिया क्या करेगा? इसको यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा और ये भी सॉइल में चली जाएगी। फाइनली इसे प्लांट्स ले लेंगे और एनिमल्स इन प्लांट्स को खा लेंगे। और जब ये प्लांट्स डेड हो जाएंगे यानी व्हेन दे डाई, तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसके डेथ से या फिर उसका एक्सक्रीशन जो होगा
उसमें से भी ये नाइट्रोजनस कंपाउंड निकलेंगे, ये फिर से सॉइल में चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सॉइल को बार बार नाइट्रोजन मिल रही है और उसकी फर्टिलिटी अच्छी होती जा रही है। इधर अब एंड में देखते हैं, ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स थे सॉइल के अंदर, बैक्टीरिया इनको क्या करेगा, फिर से गैसेस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा। कौन सा, कुछ अलग बैक्टीरिया होगा जो ये काम भी करेगा। जब ये गैसेस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा, एटमॉस्फेयर में फिर से नाइट्रोजन आ जाएगी। तो ये है नाइट्रोजन साइकिल, बहुत ही ईजी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।